हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हर पॉलिटिकल एस्पिरेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन बनकर घूमता है। एमएलए और एमएलसी में क्या फ़र्क होता है और दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। कई लोग सोचते हैं कि दोनों का वर्क और पावर बराबर होती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। दोनों की इलेक्शन प्रोसेस, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक कनेक्ट एकदम अलग होती है। इस वीडियो में आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा एमएलए और एमएलसी में क्या फ़र्क है, कौन ज़्यादा ताकतवर होता है और क्यों, ताकि जब भी एग्जाम में या रियल लाइफ में ये सवाल आए तो आप बिना कंफ्यूज हुए आंसर कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं एमएलए और एमएलसी का बेसिक डिफरेंस। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि एमएलए और एमएलसी होते कौन हैं। एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें हम विधायक कहते हैं। ये वो लीडर्स होते हैं जिन्हें जनता डायरेक्ट वोट देकर चुनती है और ये स्टेट की विधानसभा में बैठते हैं। वहीं एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिन्हें विधान परिषद सदस्य कहा जाता है। उन्हें जनता डायरेक्टली नहीं चुनती, उन्हें टीचर्स, ग्रेजुएट्स, लोकल बॉडी मेंबर्स चुनते हैं या गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। मतलब एमएलए का पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्शन होता है और लोग उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। वहीं एमएलसी बैकग्राउंड में काम करते हैं, उनके पास जनता का सीधा सपोर्ट नहीं होता। इसी वजह से एमएलए की पहचान और इन्फ्लुएंस दोनों ज़्यादा होते हैं, जबकि एमएलसी की पहचान सीमित रहती है। पॉलिटिक्स में पब्लिक कनेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एमएलए के पास होता है। इसके बाद है इलेक्शन प्रोसेस का डिफरेंस। दोस्तों, एमएलए और एमएलसी की इलेक्शन प्रोसेस भी बहुत अलग होती है। एमएलए का इलेक्शन हर 5 साल में असेंबली इलेक्शन के दौरान होता है, जहां पूरा असेंबली क्षेत्र वोट डालता है। ये बिल्कुल एमपी इलेक्शन की तरह होता है, जहां जनता डायरेक्ट वोट देती है। दूसरी तरफ एमएलसी का इलेक्शन बहुत लिमिटेड होता है। कुछ सीट्स टीचर्स इलेक्ट करते हैं, कुछ ग्रेजुएट्स, कुछ लोकल बॉडी के इलेक्टेड मेंबर्स और कुछ को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। यानी एमएलए को लाखों लोग चुनते हैं, जबकि एमएलसी को कुछ हजार लोग ही चुनते हैं। यही कारण है कि एमएलए का जनता से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, जबकि एमएलसी को ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं। पॉलिटिकल वैल्यू और पब्लिक ट्रस्ट हमेशा डायरेक्ट इलेक्शन से ही बनती है और यही चीज़ एमएलए को पावरफुल बनाती है। इसके बाद है गवर्नमेंट बनाने की पावर। दोस्तों, सबसे बड़ा डिफरेंस यही आता है। एमएलए ही गवर्नमेंट बनाते हैं। जिस पार्टी के पास असेंबली में मेजॉरिटी एमएलएस होते हैं, वही गवर्नमेंट बनाती है। सीएम और मिनिस्टर्स भी ज़्यादातर एमएलए ही होते हैं। एमएलसी का गवर्नमेंट बनाने में कोई रोल नहीं होता। उनके नंबर्स मेजॉरिटी गिनते समय कंसीडर भी नहीं किए जाते। मतलब अगर किसी पार्टी के पास 100 एमएलसी हो तो भी वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती, जब तक उनके पास एमएलए ना हो। यही कारण है कि एमएलए पॉलिटिकल सिस्टम में कोर पोजीशन पर होते हैं और सारी पावर उनके हाथ में होती है। वहीं एमएलसी चाहे कितने भी हो जाएं, पावर हमेशा एमएलए के हाथ में ही रहती है। इसलिए एमएलए को प्रैक्टिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली दोनों तरीके से ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। इसके बाद है असेंबली वर्सेज काउंसिल रोल। दोस्तों, एमएलए असेंबली में बैठते हैं, जो स्टेट का मेन डिसीजन मेकिंग हाउस होता है। यहाँ सभी बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। लॉ पास करना, बजट अप्रूव करना, गवर्नमेंट बनाना और गिराना, पॉलिसीज लाना वगैरह। वहीं एमएलसी काउंसिल में बैठते हैं, जो अपर हाउस होता है। उनका काम बस डिस्कशन, सजेशन और रिव्यू देना होता है। अगर असेंबली कोई बिल पास करती है तो काउंसिल बस उसे रिव्यू कर सकती है, रिजेक्ट नहीं कर सकती। अगर काउंसिल रोक भी दे तो असेंबली दोबारा पास करके उसे लागू कर सकती है। यानी एमएलए डिसीजन मेकर होते हैं और एमएलसी सिर्फ एडवाइजर की तरह होते हैं। यही रीजन है कि एमएलए का सिस्टम में इन्फ्लुएंस और रोल दोनों बहुत स्ट्रांग होते हैं, जबकि एमएलसी सपोर्ट रोल में रहते हैं। इसके बाद है बजट और फंड पर कंट्रोल। दोस्तों, स्टेट का पूरा बजट असेंबली यानी एमएलए हाउस में पास होता है। बजट पर्पस भी वही होता है और अप्रूव भी वही करते हैं। एमएलए बजट को सिर्फ रिव्यू कर सकते हैं, अप्रूव या रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर काउंसिल अपोज भी कर दे तो असेंबली दोबारा पास कर सकती है और फिर उसे लागू कर दिया जाता है। इसका मतलब पैसे और डेवलपमेंट से जुड़ा हर डिसीजन एमएलए के हाथ में ही होता है। इसके अलावा एमएलए को एमएलए एलईडी फंड भी मिलता है, जिससे वो अपने एरिया में रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल जैसे डेवलपमेंट वर्क्स करवा सकते हैं। एमएलसी के पास ऐसा कोई फंड नहीं होता। इस वजह से एमएलए ग्राउंड लेवल प्रोजेक्ट्स पर भी ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं, जो उनकी पब्लिक वैल्यू और पॉलिटिकल पावर को बहुत बढ़ा देता है। इसके बाद है जनता से जुड़ाव और जिम्मेदारी। दोस्तों, एमएलए का पब्लिक से सीधा कनेक्शन होता है, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट वोट से चुना जाता है। उन्हें हर 5 साल में दोबारा इलेक्शन लड़ना होता है
और लोगों को अपना काम दिखाना पड़ता है। लोग एमएलए से डेली मिलते हैं, कंप्लेन करते हैं, डेवलपमेंट वर्क्स की डिमांड करते हैं, वाटर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, जॉब जैसे सारे लोकल इशू एमएलए के पास जाते हैं। वहीं एमएलसी पब्लिक से डायरेक्टली चुने नहीं जाते, इसलिए लोग उनसे कम उम्मीद रखते हैं और उन्हें रेयरली अप्रोच करते हैं। इस वजह से एमएलए पर पब्लिक प्रेशर बहुत होता है, जिससे वो ग्राउंड पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। यही रीज़न है कि एमएलए लोगों की नज़र में ज़्यादा उत्तरदायी माने जाते हैं और उनका जनता से स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। इसके बाद है मिनिस्टर और सीएम बनने का चांस। दोस्तों, पॉलिटिक्स में सबसे पावरफुल पद होते हैं सीएम और मिनिस्टर, और ये ज़्यादातर एमएलए ही बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली एमएलए भी मिनिस्टर या सीएम बन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत रेयर होता है। यूजुअली सीएम और टॉप मिनिस्टर्स एमएलए होते हैं क्योंकि वो सीधे जनता से चुने जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ना एमएलए है और ना एमएलसी है, फिर भी उसे सीएम या मिनिस्टर बनाया जाता है, तो उसे 6 महीने के अंदर एमएलए या एमएलसी में से कोई एक बनना पड़ता है, वरना उसे पोस्ट छोड़नी पड़ती है। लेकिन अगर कोई पहले से एमएलसी है तो उसे एमएलए बनने की ज़रूरत नहीं होती, वो पूरे समय एमएलसी रहते हुए भी सीएम या मिनिस्टर बन सकता है। जैसे अभी बिहार के नीतीश कुमार खुद एमएलसी रहते हुए सीएम है। इसलिए टॉप लेवल तक पहुंचने का सबसे रियल और कॉमन रास्ता एमएलए बनना ही होता है, जबकि एमएलसी को ये चांस बहुत कम मिलता है। इसके बाद है टर्म और स्टेबिलिटी डिफरेंस। दोस्तों, एमएलए का टर्म 5 साल का होता है और असेंबली डिसॉल्व होने पर सभी एमएलए ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। दूसरी तरफ एमएलसी का टर्म 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, जिससे काउंसिल हमेशा बनी रहती है। भले काउंसिल स्टेबल होती है, लेकिन उनके पास गवर्नमेंट चलाने की कोई पावर नहीं होती। दोस्तों, स्टेबिलिटी के बावजूद उनका इन्फ्लुएंस बहुत लिमिटेड होता है। एमएलए भले 5 साल के लिए हो, पर उनके पास पूरे स्टेट की डिसीजन मेकिंग पावर होती है। इसलिए टेम्प्ररी होते हुए भी एमएलए ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। एमएलसी परमानेंट होते हुए भी सिस्टम में सिर्फ सपोर्टिव रोल निभाते हैं, डिसीजन मेकिंग में नहीं आते। इसके बाद है लॉ बनाने में रोल। दोस्तों, लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी एमएलए का ही मेजर रोल होता है। सबसे पहले कोई भी बिल असेंबली यानी एमएलए हाउस में पेश होता है। अगर असेंबली उसे पास कर देती है तो वो काउंसिल यानी एमएलसी हाउस में जाता है। एमएलसी उस बिल पर डिस्कशन कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं या थोड़े टाइम के लिए रोक सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन उनके हाथ में नहीं होता। अगर असेंबली वही बिल दोबारा पास कर दे तो काउंसिल को मानना पड़ता है, यानी फाइनल डिसीजन हमेशा एमएलए के पास होता है। दोस्तों, एमएलसी की रोल सिर्फ रिव्यू तक सीमित होती है, जबकि एमएलए पूरे लॉ मेकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। यही रीजन है कि लेजिस्लेटिव पावर भी एमएलए के पास ज़्यादा होती है। इसके बाद है रेपुटेशन और पॉलिटिकल वैल्यू। दोस्तों, जनता की नज़र में एमएलए की पहचान और रेपुटेशन बहुत हाई होती है, क्योंकि लोग उन्हें चुनते हैं। लोग एमएलए से डायरेक्टली काम करवाते हैं, उनकी बात सुनते हैं और लोकल इशू उन्हीं के थ्रू सॉल्व करते हैं। एमएलसी को लोग अक्सर जानते ही नहीं, क्योंकि उनका पब्लिक कॉन्टैक्ट बहुत कम होता है। पॉलिटिकल पार्टीज भी एमएलए को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, क्योंकि उनके पास पब्लिक सपोर्ट और क्राउड पुलिंग कैपेसिटी होती है। ऑफिसर्स भी एमएलए की बात ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। यही वजह है कि पॉलिटिक्स में एमएलए की इंपॉर्टेंस एमएलसी से कई गुना ज़्यादा होती है। पब्लिक ट्रस्ट, पॉपुलैरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तीनों एमएलए के पास होती है, जिससे वो रियल पावर होल्डर्स माने जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको साफ समझ में आ गया होगा एमएलए और एमएलसी में क्या फ़र्क होता है और आखिर क्यों एमएलए को ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो ये बेसिक डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ें एग्जाम में भी पूछी जाती है और रियल लाइफ में भी काम आती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनवाना चाहते हैं। और हाँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।